नमस्ते साथियों, आइए आज के इस वीडियो में इस कालखंड में लेखा संधारण से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस व्हाइट बोर्ड पर लेखा संधारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने अंकित करके रखा है। लेखा संधारण साथियों वित्तीय अभिलेखों के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और देखिएगा, जुलाई 2019 में एक दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से प्रसिद्ध किया गया था और उसमें आय व्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रदान किया गया था। जैसा कि आप उस दिशा निर्देश को यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इस दिशा निर्देश में लेखा संधारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। ठीक है, और यह जानकारी बहुत ही संक्षेप में है इस आदेश में। और साथियों, इस कालखंड में वित्तीय अभिलेखों से संबंधित इसी लेखा संधारण के संदर्भ में हम जानेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे विद्यालय में शाला शिक्षा कोष होता है और उस शाला शिक्षा कोष का खाता एसएमसी अर्थात स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष और संस्था के प्रधान पाठक या संस्था प्रमुख के नाम से वह खाता संधारित होता है। ठीक है, लेन देन उसी के द्वारा होता है। तो साथियों, जितने भी मद आते हैं, चाहे वो मद राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से प्रसिद्ध किए जाए या जन सहयोग की राशि या कोई भी जो राशि है, शाला शिक्षा कोष के खाते में ही जमा की जाती है। और फिर जो एसएमसी है उसकी बैठक आयोजित करके उसमें निर्णय करके तय करते हैं कि हमको कौन सी सामग्री क्रय करना है, और जो भी प्रक्रिया प्रोसेस होती है उसके तहत हम क्रय भी करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने इसी संदर्भ में आप लोगों को जानकारी दी है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में लेखा संधारण के संदर्भ में आपको जानकारी दे रहा हूं। तो आइए देखिएगा, यहाँ पर लेखा संधारण के संदर्भ में मैंने कुल 7 बिंदुओं को अंकित करके रखा है। साथियों, लेखा संधारण का आशय यही है कि जो हमारे विद्यालय का शाला शिक्षा कोष होता है और उसमें जो भी राशियां आती है और उस शाला शिक्षा कोष के खाते से हम जो भी राशियां खर्च करते हैं। ठीक है, तो जब खर्च करते हैं तो भाई खर्च हम करेंगे तो कोई भी सामग्री का क्रय करेंगे। ठीक है, तो उसके संदर्भ में हमको लिखित जानकारी रखने की आवश्यकता होती है और लिखित जानकारी रखने के लिए हमको कौन कौन से अभिलेखों की आवश्यकता होती है उसी के बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कैश बुक की। तो कैश बुक को हिंदी में कहा जाता है रोकड़ बही। ठीक है, तो जो आय व्यय का लेखा जोखा है उसका जो प्रमुख अभिलेख है वो है कैश बुक, जिसे कि हम हिंदी में रोकड़ बही कहते हैं। तो रोकड़ बही में हमें जो भी प्रविष्टि है उसका अंकन करना होता है। यदि हमने शाला शिक्षा कोष से राशि आहरित किया है और कोई सामग्री क्रय की है तो फिर उसकी जानकारी हम कैश बुक में अंकित करते हैं। और साथियों, कैश बुक का लेखन कैसे किया जाता है इसके संदर्भ में पूर्व के वीडियोस में मैंने जानकारी दी है। आप चाहें तो आई बटन पर जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहला अभिलेख है और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कैश बुक। और देखिएगा, जब भी ऑडिट होता है तो ऑडिटर के द्वारा कैश बुक ही देखी जाती है। कैश बुक और पासबुक का मिलान किया जाता है। ठीक है, कि भाई दोनों में जो आय व्यय है कहना चाहिए वो सही तरीके से है, और साथ में फिर जो वाउचर फाइल है उसको भी देखा जाता है। तो जो मुख्य अभिलेख है लेखा संधारण के अंतर्गत अर्थात वित्तीय अभिलेखों में, तो सबसे प्रमुख है कैश बुक। और कैश बुक के बारे में मैंने पूरे के वीडियोस में बताया है, तो आप अवश्य ही आई बटन में जाकर देखिएगा। दूसरे क्रम पे आता है लेजर का लेखन। साथियों, लेजर इसको हिंदी में कहते हैं खाता बही। अब यह भी एक प्रमुख अभिलेख है, किंतु हमारे कुछ शिक्षक साथी इसका संदर्भ नहीं करते हैं कि लेजर क्या होता है। लेजर अर्थात खाता बही। साथियों, जो शाला शिक्षा कोष होता है, शाला शिक्षा कोष में अलग अलग मदों में पैसा आता है अर्थात राशि आती है। ठीक है, अलग अलग मदों में खर्च करने के लिए। तो जो लेजर होता है, तो लेजर में अलग अलग मदों की राशियों को ही हम अलग अलग अंकित करते हैं, वो होता है लेजर। जबकि कैश बुक में हम जिस प्रकार से खर्च करते आते हैं उसी क्रम से हम लेखन करते हैं। अर्थात कैश बुक का जो लेखन है उसे प्रति दिवस किया जाता है, किंतु हमारे विद्यालयों में प्रति दिवस तो खर्च होता नहीं है, इसलिए हम लगभग माहवार इसका लेखन करते हैं। ठीक है, और लेजर में जो है अलग अलग मदों के लिए बनाया जाता है। तो
लेजर का लेखन दूसरे क्रम पे किया जाता है। और साथियों, लेजर का लेखन कैसे करें इसके संदर्भ में भी आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आप आई बटन पे जाइए और इसके वीडियो को भी देख लीजिए कि किस प्रकार हमको लेजर का लेखन करना है। तीसरे क्रम पे आता है स्टॉक पंजी का लेखन। स्टॉक पंजी अर्थात भंडारण, ठीक है, ये भंडार पंजी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका लेखन भी अनिवार्य होता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियोस में जानकारी दी है कि जब एसएमसी में मीटिंग के पश्चात जो हम तय करते हैं कि कौन सी सामग्री क्रय करना है और जब क्रय करके लाते हैं तो उस सामग्री का विवरण स्टॉक पंजी में चढ़ाया जाता है कि कितनी संख्या में वो सामग्री है, कितनी है, कौन सी सामग्री है, ठीक है, ये उसमें अंकन किया जाता है। तो स्टॉक पंजी का लेखन किया जाता है। और स्टॉक पंजी का लेखन कैसे करें इसके संदर्भ में भी मैंने पूर्व के वीडियोस में बताने का प्रयास किया है। आप आई बटन में जाकर के और साथ ही जो इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो मिलेंगे उसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक पंजी का लेखन किस प्रकार करते हैं। साथियों, स्टॉक पंजी दो तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में मैंने जानकारी दी है, आप अवश्य देखिएगा। फिर अगले क्रम पे आता है बिल वाउचर फाइल में चस्पा करना। जब हम कोई सामग्री किसी दुकानदार से क्रय करते हैं तो निश्चित तौर से हमें वहां से वाउचर अर्थात बिल प्राप्त होता है। उस बिल को विधिवत तरीके से हम वाउचर फाइल में चस्पा करते हैं। और साथियों, किस प्रकार से बिल का संधारण वाउचर फाइल में करते हैं इसके संदर्भ में भी मैंने पूर्व के वीडियोस में जानकारी दी है। आप उस वीडियोस को भी आई बटन में जाकर के या एंड स्क्रीन में जाकर के अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। साथियों, जो बिल हम चस्पा करते हैं, ठीक है, तो चस्पा करने से पहले उसमें कुछ आवश्यक अनिवार्य प्रविष्टियां करने की आवश्यकता होती है। तो उसको अगले क्रम पे मैंने लिखा है, 5वें क्रम पे देखिएगा। यहाँ पर बिल को पैड एंड कैंसल की सील लगाकर निरस्त करना। साथियों, जो सामग्री हम क्रय करते हैं, ठीक है, उस सामग्री का बिल हम प्राप्त कर लेते हैं और उस बिल को निरस्त करना आवश्यक होता है। और निरस्त इसलिए करते हैं ताकि आगे चलकर कोई दूसरा व्यक्ति उस बिल का प्रयोग न कर सके। यदि कोई बिल बिना निरस्त किए हुए है, ठीक है, तो उसकी तिथि चेंज करके उसका उपयोग दोबारा किया जा सकता है। इसलिए बिल को निरस्त कर दिया जाता है और उसमें पेड एंड कैंसल की सील और मतलब पास फॉर पेमेंट, इसके अलावा जो एसएमसी के अध्यक्ष हैं उनकी सील और संस्था प्रमुख अर्थात जो सचिव की सील लगा करके उनमें हस्ताक्षर कर दिया जाता है और उस बिल को निरस्त कर दिया जाता है। और निरस्त करने के पश्चात उसको वाउचर फाइल में लगा दिया जाता है, ठीक है। इनके संदर्भ में मैंने आपको जानकारी पूर्व के वीडियोस में दी है। आप चाहे तो एंड स्क्रीन में जाके देखिएगा उस वीडियो को या आपको आई बटन में भी मिल सकता है, ठीक है। अगला बिंदु साथियों, सचिव के साथ एसएमसी अध्यक्ष के हस्ताक्षर रोका कैशबुक वाउचर में कराना। साथियों, जो कैशबुक है, इस कैशबुक में एसएमसी के जो अध्यक्ष हैं उनके भी हस्ताक्षर कराना आवश्यक होता है। जब ऑडिट होता है तो ऑडिट में सचिव के साथ साथ जो अध्यक्ष है उनके भी हस्ताक्षर देखे जाते हैं कि हस्ताक्षर हैं या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको वाउचर की बात पहले बता दी है कि वाउचर में भी अध्यक्ष की सील लगाकर उनके हस्ताक्षर कराए जाते हैं और जो कैशबुक है, कैशबुक में भी हस्ताक्षर कराए जाते हैं, ठीक है। और अगला बिंदु है 7वां कि प्रत्येक 3 माह की अवधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र सचिव के स्वयं व अध्यक्ष के हस्ताक्षर से प्रेषित करना। साथियों, जो भी क्रय प्रक्रिया है, जो भी हम शाला शिक्षा कोष से खर्च करते हैं, व्यय करते हैं राशि का, तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी जो भी राशि है उसका हमने किस क्षेत्र में उपयोग किया है, इसी बात का एक प्रमाण पत्र जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से जनपद शिक्षा केंद्र को प्रेषित किया जाता है और यह 3 माह की अवधि में प्रेषित किया जाता है। तो उस उपयोगिता प्रमाण पत्र में सचिव अर्थात जो संस्था प्रमुख है वो स्वयं तो हस्ताक्षर करेंगे, साथ में उसमें अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर करा लेना चाहिए और प्रत्येक 3 माह में इसको प्रेषित किया जाता है। तो साथियों, इस तरह से ये लेखा संधारण से संबंधित इतने अभिलेख हैं जिनका लेखन हमको करना चाहिए जब हम किसी सामग्री का क्रय कर लेते हैं। और जो दिशा निर्देश जुलाई 2019 का है उसमें इस संदर्भ में बहुत संक्षेप में जानकारी दी गई है और जो जानकारी दी गई है उसी के बारे में इस वीडियो में मैंने बताने का
प्रयास किया है। आशा करता हूं यह जानकारी, यह वीडियो आपको काफी उपयोगी लगा होगा। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।